हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके करियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। और इसमें पिछले कुछ वीडियोज में हम आपको बता चुके हैं हिंद चीन का अर्थ क्या होता है। यानी हिंद चीन में वियतनाम, कंबोडिया और लाओस जैसे देशों को शामिल किया जाता है। इसका नाम हिंद चीन क्यों पड़ा। फिर हम बताए थे कि हिंद चीन में कैसे व्यापारिक कंपनियों का आगमन हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों के द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाया गया। उसके बाद हिंद चीन के लोगों में किस प्रकार राष्ट्रवादी भावनाएं जागरूक हुई, इन सारे चीज़ों को हम समझ चुके हैं। अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज के क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो वियतनाम के स्वतंत्रता का मार्ग कैसे प्रशस्त हुआ और वियतनाम कैसे स्वतंत्र हुआ फ्रांसीसियों से और फिर जापानियों से भी। इसके बारे में भी आज के क्लास में समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि अभी तक 2 बार विश्व युद्ध हो चुका है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में हम आपको बताए थे कि जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था और 1918 तक चला था, तो उस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हिंद चीन के बहुत सारे सेनाओं को, यानी हिंद चीन में बहुत सारे युवा लोगों को सेना के रूप में फ्रांसीसियों के द्वारा भर्ती कराया गया था। और उसके बाद यहाँ के सेनाओं को ले जाकर वो लोग विश्व युद्ध में शामिल करा दिया था, जिसके कारण फ्रांसीसी सेना जो मर रहे थे उसमें हिंद चीनियों की संख्या ज़्यादा रह रही थी। तो इसके कारण भी हिंद चीनियों में थोड़ा आक्रोश की भावना आया था और उसके बाद ये लोग राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत किए थे। अब यहाँ देखा जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वार जब शुरू हुआ, ये शुरू हुआ था 1939 में और ये सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 तक चला था। और सेकेंड वर्ल्ड वार में देखा जाए तब इसमें भी 2 ग्रुप बन गया था, 2 गुट बन गया था, जिसमें एक गुट का नाम था मित्र राष्ट्र और जो दूसरा गुट बना था इसका नाम था धुरी राष्ट्र। तो देखिए, मित्र राष्ट्र जो था इसमें कौन कौन कंट्री शामिल था, तो इसमें शामिल था आपका रूस जो था। फर्स्ट वर्ल्ड वार में भाग लिया था लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार में रूस नहीं आया। तो इसमें था ब्रिटेन, इसमें था फ्रांस और इसमें पोलैंड जैसे देश थे। तो हम आपको बता दें कि शुरू के समय में फ्रांस, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया था, लेकिन चेकोस्लोवाकिया नामात्र के लिए था। तो आप समझिए ब्रिटेन, फ्रांस और पोलैंड वगैरह ही कंट्री था जो सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले मित्र राष्ट्र में शामिल हुआ था। धुरी राष्ट्र में अगर देखा जाए तो जर्मनी था, इटली था और फर्स्ट वर्ल्ड वार में इसमें ऑस्ट्रिया था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार में ऑस्ट्रिया नहीं रहा, इसमें जापान शामिल हुआ। तो देखिए, अब यहाँ फ्रांस एक तरफ है और दूसरे तरफ इसके विरुद्ध में जापान जो है शामिल हुआ है। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हुआ 1939 में, तो ये जो जर्मनी वाला पक्ष था, जर्मनी, इटली और जापान वाला पक्ष, ये मजबूत पड़ रहा था, ये भारी पड़ रहा था इन लोगों पर। और 1939 में फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत हुआ और 1940 में ही एक चीज़ देखने को मिला कि अब 1940 ईस्वी में क्या हुआ कि फ्रांस में जर्मनी समर्थित सरकार की स्थापना हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रांस में अब जर्मनी की सत्ता स्थापित हो गई। यानी पूरे फ्रांस को जर्मनी अपने आधिपत्य में कर लिया, जर्मनी अपने अधिकार में कर लिया, क्योंकि इन लोग का पक्ष भारी पड़ रहा था। और 1940 में ही, मात्र अभी 1 साल ही हुआ था जब तक फ्रांस को पूरी तरह से जर्मनी अपने कब्जे में कर लिया। और हम आपको बताए थे कि हिंद चीन की अगर बात किया जाए तो हिंद चीन में वियतनाम, कंबोडिया और लाओस को शामिल किया जाता है, जिसमें सबसे प्रमुख कंट्री जो था वियतनाम था। यानी वियतनाम को ही मुख्य रूप से ये लोग अपना उपनिवेश बनाया था। हालांकि इसमें कंबोडिया और लाओस जैसे देश भी शामिल थे। तो देखिए, अब यहाँ पे हुआ क्या कि जैसे ही फ्रांस में जर्मनी समर्थित सरकार स्थापित हो गई, तो अब हिंद चीन पर जहाँ फ्रांसीसियों का कब्जा था, अब फ्रांस के लोग जो है, फ्रांसीसी सैनिक जो थी, ये फ्रांसीसी सैनिक जो है हिंद चीन से बाहर निकलने लगी। फ्रांसीसी सेना अब हिंद चीन से बाहर निकलने लगी, इसलिए क्योंकि फ्रांस का जो अपना देश था वही संकट में आ गया था। वहीं पे जर्मनी की सरकार स्थापित हो गई थी, जर्मनी अपने अंडर में कर लिया था, इसलिए अब हिंद चीन से फ्रांसीसी सेना बाहर निकलने लगी।
और जब जापान देखा कि हिंद चीन से फ्रांसीसी सेना बाहर निकल रही है तो जापान को भी मौका मिल गया अपनी सेनाएं हिंद चीन में भेजने के लिए। तो जैसे ही फ्रांसीसी सैनिक बाहर निकलना शुरू हुई वैसे ही जापान भी अपने सैनिकों को हिंद चीन में प्रवेश करा दिया, यानी जापान के सैनिक भी अब हिंद चीन में प्रवेश कर गए। और इस प्रकार देखा जाए तो हिंद चीन में जापानी सैनिक प्रवेश किए और उसके बाद हिंद चीन का जो सत्ता था, यानी हिंद चीन का जो पावर था, वहाँ का जो सत्ता था, अब वह जापानियों के हाथ में आ गया। अब आपको बता दें, इस प्रकार देखा जाए तो हिंद चीन में द्वैध शासन की स्थापना हो गया। हिंद चीन की अगर बात करें तो अब यहाँ पे द्वैध शासन का स्थापना हो गया। द्वैध शासन का मतलब ये हुआ कि अब यहाँ दो तरफा शासन प्रणाली का स्थापना हो गया, जहाँ पे प्रशासनिक मुखौटा की अगर बात करेंगे तो प्रशासनिक मुखौटा जो है फ्रांस के हाथ में था, जबकि अगर हम सत्ता की बात करेंगे, पावर की बात करेंगे, तो पावर जो था जापान के हाथों में निहित था। तो इस प्रकार हिंद चीन में द्वैध शासन स्थापित हो गया, क्योंकि फ्रांसीसी सेना भी अभी पूरी तरह से हिंद चीन को आज़ाद किया नहीं था, बस कुछ फ्रांसीसी सेनाएं बाहर निकली थी, जब तक जापानियों का भी यहाँ पे सेना जो है हिंद चीन में प्रवेश कर गए। तो इसलिए हिंद चीन में द्वैध शासन का, दो तरफा शासन का स्थापना जो है हो गया। अब इसी का फायदा उठाकर अब यहां पे देखिए क्या होगा कि अब हिंद चीन में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हो ची मिन्ह। तो हो ची मिन्ह अब क्या करेंगे कि हो ची मिन्ह के द्वारा क्या किया गया कि अब हिंद चीन में जितने सारे किसान थे, वहाँ जितने सारे मजदूर थे, या जितने सारे बुद्धिजीवी वर्ग के, पढ़े लिखे वर्ग के जो लोग थे, मध्यम वर्ग के जो लोग थे, सारे लोगों को आपस में मिलाकर और हो ची मिन्ह के द्वारा एक संगठन बना दिया गया जिसका नाम था वियत मिन्ह। इस संगठन का नाम था वियत मिन्ह। इसको हिंदी में कहेंगे वियतनामी स्वतंत्रता दल, वियतनामी स्वतंत्रता लीग। तो इस वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना जो है अब हो ची मिन्ह के द्वारा कर दिया गया। और ये वियत मिन्ह का जब स्थापना हुआ ना, तो इसके बाद अब हिंद चीन के जो क्रांतिकारी थे वो छापेमार युद्ध करना शुरू कर दिया। तो जगह जगह पर जहाँ जहाँ फ्रांसीसियों और जापानियों का ठिकाना रहता था, वहाँ अब वियत मिन्ह के जो क्रांतिकारी थे, जो हिंद चीन के नेतृत्व में चल रहा था, ये लोग वहाँ छापा मार कर और लड़ाई करना शुरू कर दिए। अब ऐसे कंडीशन में फ्रांसीसी और जापानी सैनिक भी काफ़ी सारे मारे गए। और इसी बीच अब एक घटना सामने आया कि जापान अब क्या किया, जापान जो है ये क्या किया, अमेरिका का एक पर्ल हार्बर नामक नौसैनिक अड्डा था। अमेरिका का एक नौसैनिक अड्डा था जिसका नाम था पर्ल हार्बर। तो पर्ल हार्बर नामक अमेरिका का ये जो नौसैनिक अड्डा था, इस नौसैनिक अड्डा पर जापान आक्रमण कर दिया, यानी जापान के द्वारा पर्ल हार्बर नामक नौसैनिक अड्डा पर हमला कर दिया गया जो अमेरिका का था। और यही कारण था कि अमेरिका अब सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल हो गया, यानी जो अमेरिका है अब यह भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो उस समय अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वार में नहीं था, लेकिन जापानियों के गलती के कारण जापान क्या किया कि जाके अमेरिका का जो पर्ल हार्बर में, पर्ल हार्बर जगह का नाम है, वहाँ पे जो नौसैनिक अड्डा था, वहाँ जाकर जापानियों ने आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया, जिसके कारण अब जापानियों के विरुद्ध में, यानी इसके विपक्ष में अमेरिका भी शामिल हो गया। तो डेफिनेटली अमेरिका इस पक्ष में आएगा, तो अमेरिका इस पक्ष से शामिल हो गया। और जैसे ही अमेरिका इस साइड में आया, अब ये वाला पक्ष जो है मजबूत पड़ने लगा, और ये जो साइड था, ये जो तीनों देश थे, ये हार के तरफ यानी अपने पराजय की ओर बढ़ने लगे। और देखते ही देखते 1944 ईस्वी में ही क्या हुआ कि सबसे पहली चीज़ कि 1944 ईस्वी में जर्मनी के जो आधिपत्य में फ्रांस था, जर्मनी के आधिपत्य से फ्रांस बाहर निकल गया। जर्मनी के आधिपत्य से अगर देखा जाए तो फ्रांस जो है, फ्रांस बाहर निकल गया जर्मनी के मतलब कब्जे से। और उसके बाद फ्रांसीसी भी मुक्त हो गया और युद्ध जो है अब घमासान युद्ध इन दोनों ग्रुपों में, दोनों समूहों में शुरू हो गया। अब इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ अमेरिका के द्वारा जापान पर जो है, अमेरिका के द्वारा जापान पर परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया। यानी
अब यहाँ पे परमाणु हमला जो है किया गया। तो आप सबको पता ही है कि अभी तक पूरे विश्व में 2 बार परमाणु बम गिराया गया है और ये दोनों जो एटम बम है ये दोनों जापान पर ही गिरा है। तो एक जापान का शहर है जिसका नाम है हिरोशिमा। तो हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, और एक जापान का ही शहर है जिसका नाम है नागासाकी, और नागासाकी पर एटम बम गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को ही। मात्र 3 दिन के अंदर में अब अमेरिका द्वारा जापान के इन दोनों शहरों पर एटम बम गिराया गया, और इस एटम बम के गिराने के कारण जापान जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। जापान जो है पूर्णतः बर्बाद हो गया, जिसके कारण अब जो जापान के सैनिक थे ये अपने आप को हिंद चीन में नहीं रोक सकते थे, जिसके बाद जो है परमाणु जो त्रासदी हुआ जापान में, परमाणु त्रासदी के बाद जापान जो है आत्मसमर्पण कर दिया, यानी जापान द्वितीय विश्व युद्ध से भी बाहर निकल गया। और उसके बाद जापान जो है, जापान के जो सैनिक थे ये हिंद चीन से भी अब बाहर निकलने लगे। मतलब अब जो जापानी सैनिक थे अब हिंद चीन में भी और ज़्यादा दिन तक ये नहीं रह सकते थे, तब ये जापानी सैनिक हिंद चीन से भी बाहर निकलने लगे। और उसके बाद अब यहाँ समझा जाए तो एक सैनिक था एक जापान का शासक था जिसका नाम था बाओदाई। तो ये जो बाओदाई की जब हम बात करते हैं तो बाओदाई जो था ये अन्नाम का शासक था। वियतनाम में एक राज्य था जिसका नाम था अन्नाम। अन्नाम का शासक था बाओदाई। जो अन्नाम का शासक था बाओदाई ये जापानी मुल्क का था, जिसके कारण अब बाओदाई लेकिन जापानी होने के बावजूद भी अब यह गद्दी छोड़ने से इनकार कर दिया। और बट बात यहाँ पे ये था कि जो हिंद चीन के राष्ट्रवादी थे, हिंद चीन के क्रांतिकारियों में उस समय जो राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ था, उन राष्ट्रवादियों के समक्ष ऐसे शासकों का टिकना संभव नहीं था, जिसके कारण अब देखिए 9 अगस्त को परमाणु त्रासदी लास्ट वाला हुआ, उसके बाद जापानी सैनिक बाहर निकलने लगे थे। ये बाओदाई फिर भी गद्दी संभाले रखा, लेकिन वियतनामी राष्ट्रवादियों के समक्ष ये टिक नहीं पाया। 25 अगस्त 1945 को इसको भी गद्दी का त्याग करना पड़ा, यानी इसको भी गद्दी छोड़कर और हिंद चीन से भागना पड़ा। अब देखिए, अब इसके साथ जापान तो अब हिंद चीन से बाहर निकल ही गया, और दूसरे तरफ अगर देखा जाए, अगर हम बात करें फ्रांस का भी हिंद चीन पे कब्जा था। जब द्वैध शासन का स्थापना हुआ था तो जापान तो परमाणु त्रासदी के बाद अपने आप बाहर निकल गया, अब उसके पास उतना पावर था नहीं। और फ्रांसीसियों का भी द्वितीय विश्व युद्ध में इतना बुरा हाल हुआ था फ्रांसीसियों का भी, कि फ्रांसीसियों के पास भी अब उतनी ताकत नहीं थी कि अपने आप को हिंद चीन में पुनर्स्थापित कर सके, अपने आप को हिंद चीन में फिर से स्थापित कर सके। और अब देखिए, इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही समाप्त हुआ, यानी द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ, तो अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक अलग प्रकार का कार्यक्रम शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, जितने सारे देश थे, जैसे अमेरिका की हम बात कर लें, ब्रिटेन की हम बात कर ले, हॉलैंड की हम बात कर ले, ऐसे बहुत सारे देश थे जिन देशों ने दक्षिणी पश्चिमी एशिया में, दक्षिणी एशिया में या एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे भाग में अपना उपनिवेश फिर से फैलाने लगे। अपने छोटे छोटे बहुत सारे देशों को फिर से अपना गुलाम बनाना इन लोगों ने शुरू कर दिया, और इसी का परिणाम यहाँ देखने को मिला कि अब जो फ्रांसीसी थे यह भी चाहने लगे, फ्रांसीसी भी चाहते थे कि अब किसी भी तरह कोई भी उपाय करके हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाए रखे, यानी हिंद चीन को अपने उपनिवेश के रूप में ये खोना नहीं चाहते थे फ्रांसीसी भी किसी कीमत पर। इसलिए फ्रांसीसी हिंद चीन को अभी भी अपना उपनिवेश बनाए रखने के उद्देश्य से एक नीति लाए, और इसी नीति को औपनिवेशिक नीति कहा गया। इसी नीति को औपनिवेशिक नीति कहा गया। और अब औपनिवेशिक नीति फ्रांसीसियों का क्या था, अभी जानिए। तो देखिए, फ्रांसीसियों का कहना था कि फ्रांसीसियों ने हिंद चीनियों से कहा कि फ्रांस के जितने सारे उपनिवेश हैं, इन सारे उपनिवेशों को आपस में मिलाकर, सारे उपनिवेशों को आपस में मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा, यानी एक यूनियन बनाया जाएगा। और इस यूनियन का मेंबर, यानी इस संघ का ये जो यूनियन बनेगा ना, इस यूनियन का मेंबर, यानी इस यूनियन का एक स्वशासित अंग, मतलब हिंद चीन भी रहेगा। इस यूनियन का एक स्वशासित अंग हिंद चीन भी रहेगा। हिंद चीन इस यूनियन का ऐसा अंग रहेगा जिस पे हिंद चीनियों का खुद शासन होगा, लेकिन बस हिंद चीन की जो विदेशी नीति होगा, यानी हिंद चीन के देश में जो विदेशी मामला होगा उस पर,
और हिंद चीन में जो सैनिकों वाली स्थिति है, तो सैन्य स्थिति और हिंद चीन के विदेशी नीति पर बस जो है फ्रांसीसियों का अधिकार होगा और बाकी हिंद चीन अपने देश में शासन खुद से चलाएगा। बस हिंद चीन को इस संघ का, इस यूनियन का पार्ट बन जाना है। तब हिंद चीनियों को भी ये बात अच्छा से समझ में आ गया था कि फ्रांसीसी अपना नीति इसलिए ला रहे थे क्योंकि ये हिंद चीन को अपने उपनिवेश के रूप में हमेशा बरकरार रखना चाहते थे और फ्रांसीसी भी वही करने वाले थे, कुछ दिनों तक इस रूप में रहते जिससे वो हिंद चीन से किसी न किसी तरह से जुड़े रहना चाहते थे। और जैसे ही फ्रांसीसी फिर से सुदृढ़ होते, फिर से मजबूत होते, पूरे हिंद चीन को अपने कब्जे में कर लेते। लेकिन फ्रांसीसियों के द्वारा अब इस औपनिवेशिक योजना को स्वीकार नहीं किया गया और इस औपनिवेशिक योजना को स्वीकार नहीं करने का नतीजा हुआ कि फ्रांसीसी जो है अब युद्ध करने के लिए तैयार हो गए और अब फ्रांसीसियों के द्वारा एक लड़ाई किया गया, एक युद्ध किया गया और इसी युद्ध को दिएन बिएन फू युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध को कहते हैं दिएन बिएन फू युद्ध और इस युद्ध में अब फ्रांसीसी सैनिकों का बुरी तरह से पराजय हुआ, यानी इसमें फ्रांसीसी सैनिक जो है बुरी तरह से पराजित हो गए, हार गए और इस पराजय के बाद अब फ्रांसीसी जो है किसी भी तरह से वियतनाम में अपने आप को नहीं रख सकते थे, जिसके कारण अब फ्रांसीसियों को वियतनाम को स्वतंत्र करना पड़ा और इसी का नतीजा हुआ कि बात आया 6 मार्च 1946 ईस्वी की। 6 मार्च 1946 में वियतनाम की राजधानी हनोई में एक समझौता हुआ और इस हनोई समझौता के अंतर्गत वियतनाम को एक स्वतंत्र राष्ट्र जो है फ्रांस के द्वारा घोषित किया गया और इस प्रकार वियतनाम जो है पूर्णतः स्वतंत्र बना और वियतनाम फ्रांसीसियों के और जापानी दोनों के आधिपत्य से मुक्त हुआ और एक स्वतंत्र देश का निर्माण किया। लेकिन ये स्वतंत्रता कुछ अधिक दिनों तक के लिए नहीं था क्योंकि पहले फ्रांसीसियों का आक्रमण, फिर जापानियों का आक्रमण, फिर जब ये दोनों से मुक्ति मिला तो अब हिंद चीन पर यानी स्पेशली वियतनाम पर अब अमेरिका का हस्तक्षेप होगा, यानी अमेरिका अपना आक्रमण करेगा। तो अमेरिका कैसे हस्तक्षेप किया, अमेरिका किस प्रकार यहाँ के लोगों का शोषण किया और अमेरिका से कैसे वियतनामी स्वतंत्र हुआ, इसको अगले वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही।